लास्ट लेक्चर पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया था। इवन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया था। प्लास्टिसिटी और हेट्रोफिली भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब कंप्लीट हो चुका है। पैटर्न ऑफ ग्रोथ, एरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, हेट्रोफिली, ये सब कुछ हो गया है, डिफरेंशिएशन वगैरह भी। आज हम लोग शुरू करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक पार्ट इसके पहले वाला है, उससे एक क्वेश्चन आता है, एक पार्ट यहाँ से इसके पीछे दिया है, इससे कभी कभार एक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से कभी कभार दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेन हेडिंग डालिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या इसी का दूसरा नाम प्लांट हार्मोन है, या इसका तीसरा नाम फाइटो हार्मोन है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। पहले थोड़ा लिख लेते हैं और उसके बाद फिर एनसीईआरटी से देख लेते हैं, पहले समझ लिया जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन वाला पार्ट, और हार्मोन वाले पार्ट से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला सवाल ये है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं या प्लांट हार्मोन हैं या जिनका दूसरा नाम फाइटो हार्मोन है, वो हैं क्या? तो ये कोई ना कोई केमिकल है जिसका इफेक्ट है हमारे पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ पर या किसी पर्टिकुलर प्लांट के डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट पर यदि असर पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो क्या इफेक्ट होता होगा? तो देखो, या तो सेल डिवीजन पर असर होगा, या तो सेल के इनलार्जमेंट पर असर होगा, या तो डिफरेंशिएशन पर असर पड़ रहा होगा, सीड का डेवलपमेंट पर असर होगा, सीड की डॉर्मेंसी पर होगा, या सीड के जर्मिनेशन, बहुत सारे और भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, किसी ना किसी पर असर पड़ रहा होगा और तभी क्या हो रहा होगा, प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जितने भी प्लांट हार्मोन हैं वास्तव में कौन सा केमिकल है? तो ये कई कैटेगरी के हैं। हार्मोन स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल हैं, लेकिन अलग अलग केमिकल है। जैसे पहला केमिकल है इंडोल कंपाउंड। इंडोल कंपाउंड से जो हार्मोन बनता है उसका नाम इंडोल 3 एस्टिक एसिड या शॉर्ट फॉर्म में IAA। ये वास्तव में क्या है? ऑक्सिन हार्मोन है। लेकिन दूसरा है एडेनिन डेरिवेटिव, और एडेनिन क्या है? एडेनिन तो नाइट्रोजनस बेस है, और किसमें आता है? प्यूरिन में कि पिरिमिडिन में? प्यूरिन में। तो अगर एडेनिन डेरिवेटिव ना मिले तो प्यूरिन डेरिवेटिव मिल सकता है। एडेनिन डेरिवेटिव कहो चाहे प्यूरिन डेरिवेटिव को, अगर ये भी ना मिले तो न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव भी आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो एडेनिन डेरिवेटिव से हार्मोन कौन बनता है? तो N6 फरफुराइल एमिनोप्यूरिन, चाहे आप ये कहो या कहो काइनेटिन, या इसी का दूसरा नाम क्या? साइटोकाइनिन। तीसरा हार्मोन है कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव। तो कैरोटिनॉइड तो पिगमेंट होते हैं, उससे हार्मोन कौन सा बनता है? एब्सिसिक एसिड या शॉर्ट फॉर्म में ABA कहते हैं। इसी तरीके से टर्पीन्स या टर्पिनॉइड, याद है? टर्पीन्स या टर्पिनॉइड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज होते हैं, अगर थोड़ा बहुत पुराना याद हो तो। टर्पीन्स जो होते हैं उनसे बनता है जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, या शॉर्ट फॉर्म में GA3 कहते हैं। और गैस के नाम पर कौन सा है? तो आंसर देंगे इथाइलिन। तो पहला सवाल यहीं से ये मैचिंग में एक बार एग्जाम में आ चुका है, इधर से ABCD देगा, उधर से दे देगा, मैच करा लेगा। तो हमारे पास 5 हार्मोन हैं, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और ABA है। कौन सा हार्मोन किसका बना होता है? तो ऑक्सिन किसका बना होता है? इंडोल कंपाउंड का। साइटोकाइनिन किसका बना होता है? एडेनिन या प्यूरिन डेरिवेटिव का। जिब्रेलिन किसका बना होता है? टर्पीन का। ABA किसका बना होता है? कैरोटिनॉइड का। और इथाइलिन तो गैस होती ही है। अब सवाल ये है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में ये 5 कैटेगरी के हार्मोन हैं, इन पांचों का एक ही काम है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करना। लेकिन प्रभावित तो 2 तरीके से करेंगे ना, या तो ग्रोथ को बढ़ाएंगे या तो ग्रोथ को रोकेंगे।
अगर बढ़ाएंगे तो कहेंगे ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, और अगर घटाएंगे तो कहेंगे इनहिबिटर हार्मोन है। तो यहाँ जितने हार्मोन लिखे हैं उसमें से कुछ प्रमोटर हैं और कुछ इनहिबिटर हैं। प्रमोटर कौन होंगे? तो भाई प्रमोटर वो होंगे जो सेल डिवीजन करवाएंगे, सेल इनलार्जमेंट करवाएंगे, पैटर्न फॉर्मेशन करवाएंगे। ऐसे अगर कोई काम कराएगा तो उसको हम प्रमोटर कहेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पौधा लगा हुआ है और वहाँ पानी की कमी हो गई, तो जैसे पानी की कमी होगी वैसे स्टोमेटा बंद हो जाएगा। अब स्टोमेटा अगर बंद हो गया तो बाहर से CO2 नहीं आएगी, तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या ग्रोथ बढ़ जाएगी? तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा तो ग्रोथ भी घट जाएगी। तो अगर कोई स्ट्रेस हो गई तो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी होगी, और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी जरूरी है। तो कुछ हार्मोन हैं जो ग्रोथ बढ़ाने में लगे हैं और कुछ हार्मोन हैं जो ग्रोथ घटाने में लगे हैं। जो बढ़ाने में लगे उनका नाम क्या होगा? ग्रोथ प्रमोटर होगा, और जो घटाने में लगे उनका नाम ग्रोथ इनहिबिटर होगा। लिख चुके हो, देखो आपको पता ही है। दो कैटेगरी के PGR, PGR का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक का नाम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, एक का नाम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। प्रमोटर वो होगा जो इन्वॉल्व होगा किसमें? ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी। चाहे क्या करा लो, सेल डिवीजन करा लो, इनलार्जमेंट करा लो, पैटर्न बनवा लो, ट्रॉपिक ग्रोथ, अभी ट्रॉपिक ग्रोथ आगे पढ़ेंगे। जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सनलाइट को फॉलो करता है, तो अगर लाइट से होता है उसको फोटो ट्रॉपिक कहते हैं। तो ट्रॉपिक ग्रोथ कई होते हैं, जैसे फ्लावरिंग कराओ, फ्रूटिंग कराओ या सीड बनवाओ, ये सब किस में आएगा? प्रमोटिंग में आएगा। तो 3 हार्मोन इसके एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? तो ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। लेकिन दूसरी कैटेगरी है ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्या कराएंगे? ये ग्रोथ इनहिबिट कराएंगे। तो जैसे कैसे इनहिबिट कराएंगे? या तो डार्मेंसी करा देंगे या तो एब्सिशन। डार्मेंसी का मतलब सीड इनएक्टिव स्टेट में चला जाए, और एब्सिशन का मतलब होता है पत्तियां गिर जाना। और या तो रोल ऑफ प्लांट रिस्पांस टू वुंड या स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कहाँ से आएगी? या तो एबायोटिक होगी या तो बायोटिक। एबायोटिक का मतलब वाटर है, एयर है, टेम्परेचर, और बायोटिक का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म से स्ट्रेस पैदा हुई। ठीक है, इसमें 2 हार्मोन आएंगे। कौन से? ABA और इथाइलिन। बस इथाइलिन स्पेशल है। क्या? ये ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब हम इथाइलिन यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली क्या है? इनहिबिटर है। इसी नाते लिखा कहाँ है? इनहिबिटर में लिखा हुआ। तो ओवरव्यू इतना ही है क्या, कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने में जितने केमिकल लगे होंगे उनका नाम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा। और वो 2 कैटेगरी के होंगे, या तो ग्रोथ बढ़ाने वाले होंगे या तो ग्रोथ घटाने वाले। बढ़ाने वालों में 3 लोग हैं, घटाने वालों में 2 लोग हैं। बढ़ाने वाले में ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन है, और घटाने वालों में ABA और इथाइलिन है। इथाइलिन बढ़ाने में भी होता है, लेकिन ज्यादातर किस में आता है? तो आंसर देंगे घटाने में आता है। तो जरा NCERT ओपन कर लो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये क्या है? तो ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल हैं, जो कि क्या हो सकते हैं? तो पहला नाम ये इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं, जिसमें क्या आएगा? IAA। ये एडेनिन डेरिवेटिव हो सकते हैं, इसमें क्या आएगा? N6 फॉस्फोराइल एमिनो प्यूरिन या काइनेटिन। ये कैरोटिनॉइड के डेरिवेटिव हो सकते हैं, कौन सा? एब्सिसिक। ये टर्पीन हो सकते हैं, कौन सा? जिब्रेलिक एसिड। और ये गैस हो सकते हैं, कौन सा? इथाइलिन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन के कई नाम हैं। PGR को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप होगा जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो ये करा ले, चाहे ये करा ले, चाहे जो करा ले। इसमें आएंगे कौन? इसमें 3 लोग आएंगे, ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और इनको कहोगे क्या? ग्रोथ प्रमोटर कहोगे। लेकिन दूसरा वो ग्रुप होगा जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा पौधे के रिस्पांस देने में किसी वुंड को या किसी स्ट्रेस को। ठीक है, तो ये किसमें इन्वॉल्व होंगे? ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी। जैसे क्या करा दोगे? डार्मेंसी। जैसे क्या करा दोगे? एब्सिशन। इसमें मेन हार्मोन कौन आएगा? एब्सिसिक एसिड आएगा। अब आता है इथाइलिन। इथाइलिन कह रहा दोनों में फिट हो सकता है, लेकिन इसका मेन लार्जली किस में आएगा? तो आंसर क्या देंगे? इनहिबिटर। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। हेडिंग डालिए, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।
डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जितनी कहानी लिखनी है पहले उसे लिख लीजिए, फिर आराम से इसको सुनते हैं, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से। डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन 5 हैं, सबकी अलग अलग डिस्कवरी है, और हार्मोन की डिस्कवरी एक्सीडेंटली हो गई है, मतलब एक्सपेरिमेंट किसी और चीज का हो रहा था, रिजल्ट में हार्मोन की ग्रोथ हो गई, या हार्मोन का डेवलपमेंट या पता चल गया कैसे होता है। तो हार्मोन खोज नहीं रहे थे, संयोग से हार्मोन की खोज हो गई है, तो एक्सीडेंटल होती पहली बात। पहला है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। पहले तो रटने वाला सवाल कि ऑक्सिन की डिस्कवरी किसके ऑब्जर्वेशन से हुई थी, तो साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था वो जरा समझ लीजिए। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ बनाया है। ये किसी पर्टिकुलर प्लांट जिसका नाम कैनेरी ग्रास है, कैनेरी ग्रास, ग्रास है तो मोनोकाट होगा, और मोनोकाट में जब एम्ब्रायो सीड का जर्मिनेशन होता है तो 2 चीजें बनती हैं। एक बनता है प्लम्यूल, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। एक बनता है रेडिकल। जो प्लम्यूल होता है उसके बाहर कोलियोप्टाइल पाया जाता है, और जो रेडिकल होता है उसके बाहर कोलियोराइजा पाया जाता है। ये हम लोग एम्ब्रायो में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये मान लेते हैं कि कैनेरी ग्रास के सीड के जर्मिनेशन के समय ये क्या बना है, ये कोलियोप्टाइल है, और कोलियोप्टाइल का ये टिप है, और इधर से लाइट डाली जा रही है। तो जब लाइट इधर से डाल रहे थे तो ये बेंड कर गया लाइट की तरफ। कल इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट बदल दिया, लाइट इधर लगा दिया, तो ये बेंड कर जाएगा इधर की तरफ। इसका मतलब ये है कि जिधर से लाइट आ रही है उसका टिप उधर की तरफ बेंड कर जाएगा। पहला सवाल। एक एक्सपेरिमेंट साथ में उन्होंने और किया, एक टिप लिए और उसका हिस्सा काट दिए इतना। अब जब ऊपर का हिस्सा रिमूव कर दिए तो लाइट चाहे इधर डालें और चाहे इधर डालें, बेंड हो ही नहीं रहा था। तो जो बात इनको समझ में आई क्या, कि लाइट डालने पर लाइट की तरफ टिप बेंड कर जाती है, इसका मतलब लाइट की बेंडिंग में टिप का कोई रोल है। क्यों, जब टिप थी तो बेंड हुआ, और जब टिप नहीं थी तो बेंड नहीं हुआ। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि क्या है। तो इन्होंने कहा कि कोई ना कोई चीज तो यहाँ बनती है, कोई ना कोई चीज यहाँ बनती है जो थोड़ा दूर जाके काम करती होगी। भाई यह यहाँ से बेंड हुआ तो यहाँ काम करती होगी। जो चीज बन के कहीं और जाएगी उसका नाम क्या रखोगे, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस रखोगे, और ये क्या कराएगा, बेंडिंग कराएगा। वो तो बाद में पता चला कि वो ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस क्या है, ऑक्सिन है। जब लाइट एक तरफ से डालोगे तो उसको कहते हैं यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, और लाइट की तरफ मुड़ जाने को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो ध्यान से सुनेंगे। डार्विन और उनके सन ने एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया, तो कहोगे कैनेरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पर किया। क्या एक्सपेरिमेंट था, जिधर की तरफ से लाइट आती थी उधर की तरफ टिप बेंड कर जाती थी। जब टिप काट दिए तो बेंड नहीं हुआ, और टिप है तो बेंड हो रहा है। इसका मतलब बेंडिंग में किसका रोल है, टिप का रोल है। फिर पता चला कि यहाँ कोई केमिकल बनता है, वही बेंडिंग करवाता है। बाद में पता चला उस केमिकल का नाम क्या है, ऑक्सिन है। ये नहीं बता पाए थे। ऑक्सिन को आइसोलेट करके दुनिया के सामने कौन लाए, तो आंसर देंगे क्या, यहाँ इंसुलिन लिखा है, इसको जरा सही करो बेटा, ये ऑक्सिन होगा। दुनिया के सामने कौन लाया, तो आंसर देंगे FW वेंट। इन्होंने आइसोलेट किया ऑक्सिन को कहाँ से, तो आंसर देंगे टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। लेकिन पौधा बदल दिया है। कौन सा पौधा है, ओट। ओट की सीडलिंग, सीडलिंग क्या होता है, अंकुर होता है। जैसे चना अंकुरित होता है तो अंकुर नहीं निकलता है, वैसे धान का अगर आप ले लीजिए सीड और उसको पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद देखिएगा, मतलब शाम को डालिए तो सुबह क्या है, उसमें अंकुरण हो जाता है। तो जो अंकुर निकलता है उसको क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग किस पौधे का है या किस पर्टिकुलर प्लांट के सीड का है, ओट। और ओट का बोटेनिकल नेम एविना सेटाइवा है, और इसी के कल्चर को क्या कहोगे, एविना कल्चर। तो एविना कल्चर किससे जुड़ा मसला है, ऑक्सिन। यही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या याद रखोगे, अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जर्वेशन किसका था,
तो डार्विन का था, लेकिन आइसोलेट शब्द अगर लिखा मिल गया तो आप आंसर क्या दोगे? FW वेंट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर क्या? सबसे पहला सवाल ये है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट का कोलियोप्टाइल लिया गया, उस पर एक तरफ से लाइट डाली गई, जिधर से लाइट आई उधर की तरफ बेंड कर गया, इसको कहोगे क्या? फोटोट्रापिज्म। इसके पीछे कहा क्या गया कि कोई न कोई मटेरियल है जो वहां से बनता कहीं दूर जाता है, तो ट्रांसमिटेबल कहोगे। उस मटेरियल को खोजा गया तो पता चला क्या है? वो ऑक्सीजन है। उसको दुनिया के सामने निकाल के किसने दिखाया? तो आंसर देंगे FW वेंट ने दिखाया। लेकिन किस पौधे के कोलियोप्टाइल से दिखाया? तो आंसर देंगे ओट के सीडलिंग से दिखाया, और ओट का नाम एविना सेटाइवा है, तो कल्चर का नाम एविना कल्चर। ये नीट में आया हुआ सवाल है। अब दो स्पेशल सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सीड है, और सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो दो चीजें निकलती हैं, एक होता है प्लम्यूल, एक होता है रेडिकल। तो जो प्लम्यूल होता है वो स्टेम बनाता है, शूट टिप ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जो रेडिकल है वो रूट बनाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। कहने का मतलब रूट टिप किधर बेंड कर जाएगी? नीचे की तरफ, और शूट टिप किधर की तरफ बेंड कर जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो क्या कहोगे? निगेटिव जियोट्रॉपिक। और ये ग्रेविटी की तरफ है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और इन दोनों को कौन करा रहा है? आंसर क्या देंगे? ऑक्सीजन। तो सीड जर्मिनेशन के बाद एक हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा, एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, इसको कराएगा कौन? ऑक्सीजन। देखो जितने भी क्या ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं उन सब को कौन कराएगा? ऑक्सीजन। जैसे सनलाइट की मदद से होगा तो फोटोट्रॉपिक, और ग्रेविटी की मदद से तो जियोट्रॉपिक। तो ये कौन सा है? ये ग्रेविटी वाला ही है, तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और जो सूरजमुखी का फूल घूमता है वो सनफ्लावर जो होता है वो भी तो सनलाइट को फॉलो करता है, तो वो कौन सा मूवमेंट होगा? फोटोट्रॉपिक। तो चाहे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो चाहे जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो, ये कौन कराएगा? आंसर क्या देंगे? ऑक्सीजन। क्लियर है ऑक्सीजन की खोज। अब आया जिब्रेलिन, ध्यान से सुनिएगा। अब चूंकि अंकुरण या अंकुर पे ही क्या की जा रही थी? खोज की जा रही थी, तो बस अब प्लांट बदल दिया गया। राइस का जो सीडलिंग है उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या इसमें एक बीमारी हो जा रही थी? बीमारी का नाम बकाने डिजीज, या इसी का दूसरा नाम फुलिस सीडलिंग डिजीज। किसकी? राइस की। इसको करता कौन था? इसको फंगस करता था, और फंगस का नाम जिब्रेला फ्यूजी कोराई। ये तो रटने वाला सवाल। अब एक्सपेरिमेंट जरा समझिएगा क्या है। ये जो ई कुरोसोवा है, इन्होंने ले लिया फंगस, कौन सा? यही जिब्रेला फ्यूजी कोराई। और जिब्रेला फ्यूजी कोराई फंगस को लेकर के इसको पीस दिए, और पीसने के बाद इसको छान लिए। तो जब छानोगे तो नीचे क्या जाएगा? फिल्ट्रेट होगा। फिल्ट्रेट की 2-3 बूंद कहाँ डाल दिए? राइस की सीडलिंग में। जब 2-3 बूंद यहाँ डाले तो ये बीमारी हो गई। इसका मतलब बीमारी करने वाला केमिकल उसी 2-3 बूंद में रहा होगा। तो उस केमिकल को जब खोजा गया तो पता चला वो एक एसिड है। तो बताओ उसका नाम क्या रखोगे? तो फंजाई का नाम जिब्रेला फ्यूजी कोराई है, तो एसिड का नाम क्या रखना पड़ेगा? जिब्रेलिक एसिड रखना पड़ा। ई कुरोसोवा ने 1926 में ऑब्जर्व किया कि सिम्टम आ गए किसके? डिजीज के। किसमें? राइस की सीडलिंग। कब? जब उसको ट्रीट किया गया। स्टेराइल फिल्ट्रेट कहाँ से लिया गया? फंगस से। इस फिल्ट्रेट में जो केमिकल था उसका नाम क्या रखोगे? जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ अच्छे सवाल हैं। क्या बकाने डिजीज कौन करता है? तो आंसर दोगे फंजाई। फंजाई का नाम जिब्रेला फ्यूजी कोराई। 2 सवाल। तीसरा एक्सपेरिमेंट किसने किया? ई कुरोसोवा। क्या एक्सपेरिमेंट था? तो स्टेराइल फिल्ट्रेट फंगस का लिए, और किसको एक्सपोज कर दिए? राइस की सीडलिंग को। बीमारी अपीयर हो गई। इसका मतलब उस फिल्ट्रेट में केमिकल होगा, तो उस केमिकल का नाम क्या रखना पड़ा? तो आंसर देंगे जिब्रेलिक एसिड। कॉन्सेप्ट साफ है। फिर आई काइनेटिन या साइटोकाइनिन की डिस्कवरी। ध्यान से सुनिएगा। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम एफ स्कूग और उनके कुछ साथी हैं। ये टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो तंबाकू का पौधा ले लिए। जैसे मान ले तंबाकू के पौधे का ये स्टेम है, तो स्टेम में एक जगह होती जहां से लीफ निकलती है, उसका नाम नोड। ये दूसरा
यहां से लीफ निकली, तो इस बीच वाले जगह का नाम, इस बीच वाली जगह का नाम इंटर नोड। तो इस इंटर नोड का एक छोटा टुकड़ा ले लिए, ध्यान से सुनेंगे, पौधे का वह टुकड़ा जो टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है उसका ये नाम रखा जाता है, क्या? इक्स प्लांट। तो टोबैको प्लांट के इंटर नोड का इस्तेमाल कैसे किया गया? इक्स प्लांट, और फिर क्या कराया गया? टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर यहाँ कराए जाते हैं। टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं और वहीं क्या बनता है? कैलस बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैलस बहुत धीरे धीरे बन रहा था, तो इन्होंने नारियल पानी मंगवाया, थोड़ा पिया और थोड़ा उसमें डाल दिए। जब नारियल पानी इसमें डाल दिए न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो देखे कि कैलस के फॉर्मेशन की स्पीड क्या कर गई? बढ़ गई। तो इनका दिमाग ठनक गया कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नारियल का जो पानी है उसमें कोई केमिकल है जो सेल डिवीजन को क्या कर रहा होगा? बढ़ा रहा होगा। तो अगले दिन स्पेशली नारियल पानी मंगवाए, पिए नहीं, केवल डाल ही दिए, ठीक है। तो कई एक्सपेरिमेंट करके देखे तो पता चला कि दुनिया में कई चीजें हैं जो सेल डिवीजन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। जो सेल डिवीजन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा उसका नाम तुम क्या रखोगे? उसका नाम साइटोकाइनिन रखोगे। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिजन तो पहले से ही मिलाया जा रहा था, अब देखो क्या मिलाया गया? एक्सट्रैक्ट मिलाया गया। किसका? वैक्यूलर प्लांट। ईस्ट का एक्सट्रैक्ट मिलाया गया, कोकोनट का मिल्क मिलाया गया, या क्या मिलाया गया? डीएनए मिलाया गया। तो कैलस का फॉर्मेशन क्या कर गया? बढ़ गया। तो इन्होंने ही कहा कि इसका मतलब है कि इन सब चीजों में कोई ना कोई तो केमिकल है जो सेल डिवीजन बढ़ा रहा होगा। तो उसका नाम आपको क्या रखना पड़ेगा? साइटोकाइनिन, या उसी का नाम काइनेटिन। फिर वैज्ञानिक आए कौन? मिलर एट आल। इन्होंने वो आइडेंटिफाई भी किया, उस केमिकल को क्रिस्टल बना करके दुनिया के सामने दिखाया, और उसका नाम क्या रखे? काइनेटिन। तो यहाँ दो वैज्ञानिक इन्वॉल्व है, कौन कौन से? एफ स्कूग एंड मिलर एट आल। एक्सपेरिमेंट क्लियर है? क्या हुआ था? तंबाकू का पौधा लिए, उसका इंटरनोड लिए, उसका छोटा टुकड़ा लिए, टिश्यू कल्चर में यूज किए। क्या बनाना था? कैलस। कैलस बनाने में न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिजन पहले से पड़ा था। क्या मिलाया? कई चीजें मिलाई, जैसे एक्सट्रैक्ट मिलाए वैक्यूलर प्लांट का, या ईस्ट का, या कोकोनट मिल्क मिलाए, या क्या मिलाए? डीएनए। तो देखा कैलस फॉर्मेशन इनहेंस कर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन सारे मटेरियल में कोई ना कोई केमिकल तो है जो सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस को बढ़ा रहा है। तो उसका नाम क्या रखोगे? साइटोकाइनिन रखने पड़ेगा। अब वो केमिकल कौन सा है वो ये नहीं ढूंढ पाए, तो ढूंढा किसने? मिलर ने ढूंढा। कहा हम पहचानते भी हैं, उसके क्रिस्टल भी बनाएंगे, और जो क्या करता होगा? साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस होगा। उसका नाम क्या रखना? तो आंसर क्या दिया गया? काइनेटिन। एक्सपेरिमेंट क्लियर है? एक्सपेरिमेंट बदल गया। लगभग 1960 का जो दशक था उसके मध्य तक आते आते तीन अलग अलग वैज्ञानिक तीन अलग अलग इनहिबिटर खोजे। एक वैज्ञानिक ने नाम इनहिबिटर बी रखा, एक ने एब्सिसन 2 रखा, एक ने डार्विन रखा। बाद में पता चला कि ये तीनों केमिकल क्या हैं? सेम हैं। तो कहा नया नाम रख लेते हैं। तो नाम क्या रख लिया गया? एब्सिसिक एसिड या ABA। सबसे आखिरी में आई डिस्कवरी किसकी? इथाइलिन। ये है HH कजिन, ठीक है। इन्होंने क्या किया? तो ध्यान सुनिएगा, ये दो सामान मार्केट से आए खरीद के। ये है केले, ठीक है, और ये है संतरे। केले और संतरे मार्केट से खरीद के लाए। केले कच्चे लाए थे, संतरे पके लाए थे। कि संतरा अभी खाएंगे, केले कल खाएंगे सब्जी के साथ, कच्चे केले की। एक ही जगह दोनों को रख दिया। सुबह जब ये संतरे उठाए तो केले भी पक चुके थे। इनका दिमाग हिल गया। अगले दिन फिर एक्सपेरिमेंट किए, फिर केला लाए, फिर संतरा लाए। केला इस कमरे में रखे, संतरा उस कमरे में रख दिए। तो क्या है? केले कच्चे थे, कच्चे रहे। फिर अगले दिन फिर किए, क्या? दोनों को इकट्ठे रख दिए, फिर पक गए। तो इन्होंने समझ में आया कि जो पकी हुई चीज है वो दूसरे को पकाएगी, जो पके हुए फल हैं वो दूसरे को पकाएंगे।
इसका मतलब पके हुए फल से कुछ ना कुछ निकल रहा होगा। तो पके हुए फल से जो कुछ ना कुछ निकल रहा था वो गैस थी, कौन सी? इथाइलिन। पढ़ो, इन्होंने कंफर्म किया क्या कि एक वोलाटाइल सब्सटेंस निकलता है कहां से? पके हुए राइपेंड ऑरेंज से, और वो बढ़ावा दे देता है क्या? राइपनिंग ऑफ अनराइप बनाना। अब उस केमिकल का नाम क्या पता चला? गैसियस पीजीआर इथाइलिन। तो डिस्कवरी में इतनी कहानी है। ऑक्जिन की डिस्कवरी, जिबरेलिन की डिस्कवरी और साइटोकाइनिन की डिस्कवरी से सवाल मिल सकता है। ठीक है, वहाँ फंजाई का नाम है। जरा एनसीईआरटी खोल लो, सुन लेते हैं। ये ना बढ़ाओ, केले वेले ना बनाओ, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डिस्कवरी समझ में आ गई? चलो एनसीईआरटी खोलो। कह रहे डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ 5 मेजर ग्रुप ऑफ पीजीआर क्या थे? एक्सीडेंटल। ऑल दिस स्टार्टेड विद किससे? चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन। कहाँ ऑब्जर्व किए थे? तो अंडरलाइन करो, कोलियोप्टाइल किसका था? कैनेरी ग्रास का था। और ये रेस्पॉन्स दे रहा था किसको? यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन। ये क्या होता है? एक तरफ से लाइट आए, और रिस्पांस क्या था? ये ग्रो कर जाता था टुवर्ड द लाइट। और इस घटना को क्या कहा? फोटोट्रैपिंग। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब पता चला क्या कि जो टिप ऑफ कोलियोक्टाइल है वो साइट है किसकी? और यही क्या कराता है? बेंडिंग ऑफ इंटायर कोलियोक्टाइल। फिर वैज्ञानिक बदल गए, ऑक्जिन आइसोलेट बाई। बस कहां से निकाले थे? टिप किसके? कोलियोप्टाइल किसका? ओट। एक क्वेश्चन यहां लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टिक कर लो। टिप ऑफ कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्जिन। टिप ऑफ कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्जिन। फिर आ गई कौन सी डिजीज? बकाने डिजीज या फुलिस सीडलिंग डिजीज किसमें होती है? राइस के सीडलिंग। कौन करता है? फंजाई। नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजी कोराई। वैज्ञानिक का नाम ई कुरोसोवा। क्या बताया? तो कहा सिम्पटम आ जाएंगे किसके? डिजीज के। किसमें? राइस की सीडलिंग में। कब? जब उसको ट्रीट करो किससे? स्टेराइल फिल्ट्रेट। किसका? फंगस। तो एक्टिव सब्सटेंस पता किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? जिब्रेलिक एसिड। फिर वैज्ञानिक कौन? स्कोग और उनके साथी क्या कर रहे थे? इंटरनोडल सेगमेंट ले रहे थे। किसका? टोबैको का। और क्या बनाना चाह रहे थे? कैलस। कैलस क्या है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। परेशान ना हो, ये कैलस के बारे में डिटेल हम लोग टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे, वहां सब लिखाएंगे। कह रहे ये प्रोलिफरेट कर जाता है जब इसमें क्या जोड़ा जाए? तो ऑक्जिन के साथ क्या जोड़ा गया? तो ऑक्जिन के साथ न्यूट्रिएंट मीडियम में कई चीजें जोड़ी गई। जैसे एक चीज जोड़ी गई क्या? एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। या क्या जोड़ा गया? ईस्ट का एक्सट्रैक्ट। या क्या जोड़ा गया? कोकोनट मिल्क। या क्या मिला दिया गया? तो बढ़ गया था। फिर वैज्ञानिक कौन आए? मिलर इट अल। देखो लिखा है 1955। इन्होंने बाद में क्या किया? आइडेंटिफाई किया और क्या किया? क्रिस्टल बना दिए। किसके? उसी साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस। नाम क्या रख दिया? काइनेटिन। फिर 1960 के मध्य आते आते कह रहा 3 अलग रिसर्च हुई थी और केमिकल 3 अलग ही मिले। बस नाम याद रखना, एक नाम ये है, एक नाम ये है, एक नाम ये है। कह रहा बाद में पता चला सब के सब क्या हैं? सेम है। तो जब सेम है तो नाम क्या रखा गया? एब्सिसिक एसिड। फिर आए एच कजिन। इन्होंने बताया क्या निकलता है? वोलाटाइल सब्सटेंस। कहाँ से निकलता है? राइपेंड ऑरेंज। जो हैस्टेन करेगा किससे? राइपनिंग ऑफ अनराइप बनाना। उस वोलाटाइल सब्सटेंस बाद में पहचाना गया तो क्या मिली? इथाइलिन। एक एक करके पढ़ना है। पहली हेडिंग डालें,
इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन। अच्छा, अगर पके केले लाएं और कच्चे संतरे लाएं तो तब भी पक जाएंगे संतरे। ये मत सोचना कि केवल संतरे ही केले को पका सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा मत समझ लेना, पका एक फल हो कच्चा दूसरा फल हो तो पका फल कच्चे फल को क्या करेगा, पका देगा। ठीक है, हेडिंग डालो, ऑक्सिन या इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन। पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे। अब ध्यान से सुने, जितना सुनाएंगे उसका एक फ्लो है, वही दिमाग में आप रखते चलेंगे, फिर अभी दिखाएंगे क्या लिखा है। पहले तो 5 रटने वाले सवाल। पहला सवाल है, टर्म ऑक्सिन किस भाषा से आया? तो 2 ही जगह से आते हैं, या तो ग्रीक से या तो लैटिन से। ये कहाँ से आया है? ग्रीक से। जिस ग्रीक से आया वो शब्द वास्तव में कैसा है? वो ऐसा लिखा है। अंतर दिख रहा है? अंतर याद रखिएगा, ये ग्रीक का है, ये इंग्लिश हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रो करना। पहला सवाल, सामान्यतः ऑक्सिन की जब हम डिस्कशन करते हैं तो IAA इंडोल 3 एस्टिक एसिड की ही बात करते हैं। इसका ये मतलब न निकाल लीजिएगा कि दुनिया में IAA अकेला ऑक्सिन है। ऑक्सिन सबसे पहले ह्यूमन की यूरिन से आइसोलेट किया गया। पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन, निकाल रहे हैं ह्यूमन यूरिन से, मतलब कोई रिलेशन है नहीं। तो जिस इंसान ने ज़्यादा प्लांट खाए होंगे उसकी यूरिन से पास होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक केमिकल है, और केमिकल किसी भी लिविंग में बन सकता है, तो यहाँ बन गया। ऑक्सिन को सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया, लेकिन चूंकि हार्मोन प्लांट का है तो प्लांट में मिलना चाहिए, तो वैज्ञानिक प्लांट में उसको खोज रहे हैं। तो उसी कड़ी में बहुत सारे मिलते जुलते केमिकल मिल गए जिनको ऑक्सिन कहा गया। जैसे एक है IAA, क्या, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। एक है IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये दोनों प्लांट से मिले। अगर कोई चीज प्लांट से मिल रही है इसका मतलब वो नेचुरल है। लेकिन कुछ मार्केट में सिंथेटिक ऑक्सिन भी अवेलेबल है। अगर सिंथेटिक है तो फिर केमिकल बनाया गया होगा। तो सिंथेटिक ऑक्सिन में 2 हैं, NAA और 2,4-D, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। तो अब आपसे एग्जामिनर यहाँ 4 ऑप्शन देता है और कहता है इसमें से कौन सा सिंथेटिक ऑक्सिन है या इसमें से कौन सा नेचुरल ऑक्सिन है। तो 2 नेचुरल हैं, 2 सिंथेटिक हैं। नेचुरल कौन से हैं? IAA, IBA, और सिंथेटिक कौन से हैं? NAA और 2,4-D। सब लिखेंगे भी आराम से, केवल सुनो, यहाँ केवल कथा सुना रहे हैं, सब रटना है। अब आता है कि ऑक्सिन हार्मोन कहाँ बनेगा और प्लांट में कहाँ काम करेगा। तो ऑक्सिन हार्मोन किसी पर्टिकुलर प्लांट में उस जगह बनेगा जहाँ ग्रोथ हो रही होगी, जो ग्रोइंग एंड होंगे। तो भाई ग्रोइंग एंड तो 2 ही हैं, ये क्या है, शूट टिप, और ये क्या है, रूट टिप। तो यहां भी ऑक्सिन हार्मोन बनेगा और बन के दूर जाएगा और यहां काम करेगा, और यहां भी ऑक्सिन हार्मोन बनेगा और बन के दूर जाएगा, यहां काम करेगा। तो काम की बात मिल गई है, जहां बनता है वहां से दूर जाके काम करता है। अब जब दूर जाके काम करेगा, यहां अगर काम करेगा तो ये हिस्सा यहां से यहां पहुंच जाएगा, और यहां काम करेगा तो हिस्सा यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो ऐसे ग्रोथ होती चलेगी। ऐसा कोई भी हिस्सा जहां
ऑक्जिन बनेगा वो शूट टिप या रूट टिप होगी, वहां से दूर जाके ये काम करेगा। काम क्या करेगा? ग्रोथ ही करवाएगा, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। कुछ और भी करवाता है, जैसे 2-3 इंपॉर्टेंट काम है। अभी आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन से 2 हार्मोन हैं जिनका एग्रीकल्चर में बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है? तो 2 हार्मोन के नाम दोगे, एक ऑक्जिन, एक इथाइलिन। है तो जिब्रेलिन भी, लेकिन ऑक्जिन और इथाइलिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑक्जिन का इफेक्ट देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर गए और उसके यहाँ गुलाब का कोई पेड़ लगा है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे गुलाब लगे हैं, तो एक ऑप्शन है कि पूरा पेड़ ही घर उखाड़ ले चलो इनके यहाँ से, और दूसरा ऑप्शन है उसकी एक डाल काट लीजिए और अपने घर ले आइए और उसको कलम घर में लगाइए। कलम कहते हैं ना, स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग करके आप लगाएंगे तो होगा, जैसे मान लेते ये स्टेम का टुकड़ा है, इसको अपने घर में मिट्टी में लगाएंगे तो कुछ दिनों में होगा क्या, यहाँ से रूट निकल आएंगे और यहाँ से सूट निकल आएगा और ये नया पौधा बन जाएगा। इसका फायदा सुने क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर मान लेते आप 10 डाल काट के ले आए और उसके काट के छोटे छोटे 25-30 टुकड़े बना दिए, तो एक साथ आप 25-30 पौधे बना लोगे। ऐसी कोई भी विधि जिसमें कम समय में ज़्यादा पौधे बनाए जाते हैं उसको कहते हैं प्लांट प्रोपेगेशन। तो प्लांट प्रोपेगेशन जैसे स्टेम की कटिंग, इसमें कौन सा हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? आंसर क्या देंगे? ऑक्जिन। सुनते जाओ, अभी सब लिखाएंगे, बस सुन लीजिए पहले। ये स्टेम की कटिंग में क्या करवाएगा? तो आंसर देंगे रूट निकलवा देगा और उसके बाद ऊपर सूट निकलेगा, नया पौधा बन जाएगा। ठीक, फिर दूसरा सवाल है कि हार्टिकल्चर, फूल की खेती में भी ये इस्तेमाल होता है, तो ये फ्लावरिंग भी करवाता है, स्पेशली पाइन एप्पल में। तो अनानास में फ्लावरिंग कौन करवाता है? तो आंसर देंगे 2, एक का नाम ऑक्जिन, एक का नाम इथाइलिन। 2 हार्मोन है जो इसमें फ्लावरिंग करवाएंगे। फिर आता है असली जो इसका क्वेश्चन है, वो है एपिकल डोमिनेंस। यहां तक पहले आप लिख लीजिए, फिर एपिकल डोमिनेंस बताते हैं। लिख लीजिए। पहला, इफेक्ट ऑफ ऑक्जिन, ध्यान से सुनेंगे। पहली लाइन तो ये है कि ऑक्जिन हार्मोन कहाँ बनेगा, तो कहोगे ग्रोइंग एंड पर बनेगा, वो चाहे सूट एपेक्स हो चाहे वो रूट एपेक्स हो, लेकिन बनने के बाद वहां से दूर जाएगा और जहां जाएगा वहां काम करेगा, एपेक्स से थोड़ा नीचे आकर के काम करेगा। टर्म ऑक्जिन किस भाषा से आया? ग्रीक, और है कौन सा? वो ऑक्जिन है। इसका मतलब क्या है? ग्रो। और एक इस पर अप्लाई है तो कहोगे उन कंपाउंड पर अप्लाई जिसमें इंडोल 3 एस्टिक एसिड। ऑक्जिन सबसे पहले आइसोलेट किया गया ह्यूमन की यूरिन। ऑक्जिन 2 कैटेगरी के हैं, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब ये आइसोलेट किए गए होंगे कहाँ से? प्लांट से। तो 2 हैं, IAA और IBA, फुल फॉर्म इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। और सिंथेटिक का मतलब सिंथेटिक केमिकल होंगे, एक NAA, एक 2,4-D, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। जितने भी ऑक्जिन है, नेचुरल वाला हो चाहे सिंथेटिक वाला हो, स्पेशली सिंथेटिक वाले का ही इस्तेमाल एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में किया जाएगा। अब कैसे इस्तेमाल करोगे वो देखो। ऑक्जिन एक्सटेंसिव यूज होते हैं एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में, फलों सब्जियों की खेती में। ये इनिशिएट करते हैं रूटिंग, किसमें? स्टेम कटिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी नाते इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? प्लांट प्रोपेगेशन। प्लांट प्रोपेगेशन का मतलब है कम समय में ढेर सारे पौधे बना लेना। ऑक्जिन प्रमोट करेगा क्या? फ्लावरिंग। किसमें? पाइनएप्पल। सिर्फ ऑक्जिन ही नहीं करेगा, इथाइलिन भी करेगा। तो कंबाइंड क्वेश्चन भी आया है कि पाइनएप्पल फ्लावरिंग कौन कराएगा? तो 2 हार्मोन, कौन कौन से? ऑक्जिन और इथाइलिन। ये
प्रिवेंट करेगा फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, फल और पत्तियां जल्दी ना गिरें। लेकिन क्या हो, जो पत्तियां पुरानी हो गई हों या जो फल पुराने हो गए हों वो क्या होने चाहिए, गिर जाने चाहिए। प्रमोट करेंगे, एब्सेशन का मतलब गिर जाना, क्या, ओल्डर एंड मैच्योर लीफ या ओल्डर फ्रूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एपिकल डोमिनेंस। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में ये लीफ लगी है और ये लीफ, और इस प्लांट में टिप पर एक बड पाई जाती है, ये मान लेते हैं बड। इस बड का नाम एपिकल बड होगा। लेकिन जहां नोड होता है, जहां से लीफ निकलती या ब्रांच निकलती, यहां भी एक बड पाई जाती है, इसका नाम एक्सिलरी बड या इसी को लेटरल बड भी कहते हैं। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है, ये जो एपिकल बड है इस जगह से बनेगा हार्मोन, सूट टिप पे बनता ही है, और यहां से बन के आएगा नीचे, और नीचे आकर के इस एक्सिलरी बड को इनहिबिट कर देगा। अब जब इसको इनहिबिट करेगा तो इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब कभी एपिकल बड एक्सिलरी बड की ग्रोथ को इनहिबिट करा दे और स्वयं ग्रो कर जाए, उसी का नाम क्या है, एपिकल डोमिनेंस। क्या है, ग्रोइंग एपिकल बड क्या करेगी, इनहिबिट करेगी ग्रोथ किसकी, लेटरल बड या कौन से, एक्सिलरी बड। ये काम हुआ कैसे है, तो वास्तव में यह काम ऑक्जिन ने कराया है। तो इसका असर कैसे हटाया जाए, इसका एक ही तरीका है कि इसको यहां से काट दिया जाए। अब इसको अगर यहां से काट दोगे तो यहां से ऑक्जिन नीचे आएगा ही नहीं, तो अगर ऑक्जिन नीचे नहीं आएगा तो कौन ग्रो करेगा, एक्सिलरी बड। तो ध्यान सुनेंगे, इसको काट के हटा देने को क्या कहेंगे, डीकैपिटेशन। टिप रिमूव कर दीजिए, टिप रिमूव कर दोगे तो नीचे की ब्रांचेज क्या करेंगे, बड़ी होंगी और पौधा झाड़ीदार हो जाएगा। तो चाय के बागानों में चाय की पत्ती ऊपर से तोड़ी जाएगी तो पेड़ क्या हो जाएगा, और घना हो जाएगा। इसी नाते डीकैपिटेशन का मतलब क्या है, रिमूव करना है क्या, सूट टिप, तो ग्रोथ हो जाएगी क्या, लेटरल बड। और इस कहानी का इस्तेमाल कहाँ करोगे, टी प्लांटेशन, या कहाँ करोगे, हेज मेकिंग, झाड़ीदार पौधा बनाने में। कॉन्सेप्ट क्लियर है। कौन सी बड, एक्सिलरी बड और एपिकल बड का कॉन्सेप्ट है। एपिकल बड एक्सिलरी बड को ग्रो ना करने दे, इसी को क्या कहते हो, एपिकल डोमिनेंस। और कौन करवाता है, ये ऑक्जिन करवाता है। अगर इसका असर हटाना है तो काट दीजिए, क्या, एपिकल बड। तो जब वो हट जाएगी तो वहां से ऑक्जिन आएगा नहीं, तो कौन ग्रो करेगा, लेटरल बड। इस घटना का नाम डीकैपिटेशन। छोटा सा बना लो जरा, वही बना लो जहां लिखे हो। झाड़ीदार पौधा, बुशी प्लांट। तो जो माली होते हैं पार्क में जो काम करते हैं, देखते हैं ऊपर ऊपर की काट देते हैं, तो ऊपर ऊपर का काट देंगे तो नीचे से झाड़ी क्या कर जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, और नहीं तो फिर ऊपर ऊपर भागता चला जाएगा। अब दो तीन और काम हैं, जैसे ऑक्जिन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। अब ये कौन सी घटना है, तो अभी रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी तरीका जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनाया जाए उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और जब बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनता है तो उसमें सीड नहीं पाए जाते हैं, तो सीडलेस फ्रूट हो जाएगा। तो ये इंड्यूस करेगा पार्थिनोकार्पी किसमें, टमाटो में या ग्रेप में। और इंड्यूस करवाने के लिए छिड़काव करते हैं, इसी नाते इसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी। और फायदा क्या होगा, सीडलेस फ्रूट। मार्केट में जैसे केला आता है, सीड उसमें नहीं होता है, वो नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, ऑक्जिन का छिड़काव नहीं किया गया है। लेकिन अंगूर में सीड थे, अंगूर में
सीड थे, आक्जिन का छिड़काव करके उसके सीड गायब कर दिए। पपीता पहले जो आता था पपीता, उसको काटिए, बहुत सारे सीड निकलते थे उसमें। अभी पपीता काटिए, अंदर कोई सीड ही नहीं है। क्यों? पार्थेनोकार्पी करा गया। तरबूज खाने में तो बहुत है समस्या, सारी समस्या सीड की है। तो पार्थेनोकार्पी से तरबूज से क्या गायब कर दिए जाएं? सीड गायब कर दिए जाएं, तो गायब हो ही रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे फलों से सीड क्या कर दिए हैं? गायब कर दिए हैं। किस टेक्निक से? आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। ये बताओ किस फल में सीड गायब ना किया जाए? तो भैया जिसमें सीड खाते होगे, अगर वही गायब कर दोगे तो खाओगे क्या? तो बताओ किसमें? तो अनार में कभी क्या नहीं करोगे? पार्थेनोकार्पी नहीं करोगे। अच्छा देखो, आक्जिन का इस्तेमाल करेंगे स्पेशली 2,4-D। बतियाओ नहीं भाई, देखो अब अनार न सोचो, इधर देखो। 2,4-D का इस्तेमाल करोगे एज ए हर्बिसाइड। ध्यान सुने, हर्बी का मतलब हर्ब और साइड का मतलब मारने वाला। हर्ब का मतलब होता है खरपतवार, तो जो खरपतवार को मारे उसका नाम हर्बिसाइड। तो ये हर्बिसाइड क्या करेगा? किल कर देगा किसको? हर्ब को। अब किसको किल करेगा? तो ये डाइकाट वीड, तो जो वीड को मारे उसका नाम वीडीसाइड भी तो होगा। तो चाहे हर्बिसाइड कहो चाहे वीडीसाइड कहो, ये डाइकाट खरपतवार को तो मारेगा, लेकिन किसको नहीं मारेगा? मैच्योर मोनोकाट प्लांट। आया हुआ सवाल पिछली बार ही आया है। किसको मारेगा, किसको नहीं मारेगा? डाइकाट को मारेगा और मोनोकाट को नहीं मारेगा, याद रखिएगा। तो इसी नाते इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे? तो घरों में जो घास लान में लगी होती है, तो घास तो मोनोकाट है ना, और उसमें जो खरपतवार उगेंगे वो डाइकाट। तो किसका छिड़काव कर दीजिए? 2,4-D का। तो क्या मर जाएंगे? डाइकाट खरपतवार मर जाएंगे और लान में केवल क्या बचेगी? घास बचेगी। अब कहानी पलट देते हैं, कहानी पलट देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई फसल ही डाइकाट है, डाइकाट फसल है, उसमें खरपतवार हो गया। बताओ क्या 2,4-D का छिड़काव करोगे? डाइकाट फसल में अगर 2,4-D का छिड़काव कर दिए तो फसल ही गायब हो जाएगी, केवल खरपतवार खरपतवार बचेगा। जैसे सरसों का खेत है, सरसों किस में आएगा? डाइकाट में आएगा। अब डाइकाट के ऊपर आप क्या डाल दोगे? 2,4-D, सरसों गायब, खरपतवार बची। तो इसका छिड़काव कहाँ करेंगे? इसका छिड़काव उस फसल में करेंगे जिसमें फसल क्या हो? मोनोकाट, और खरपतवार क्या हो? डाइकाट। जैसे जैसे धान का खेत है, तो धान क्या है? मोनोकाट, और उसमें खरपतवार डाइकाट। तो सही, कोई दिक्कत नहीं। तो उल्टा नहीं करना है। किसान को ना डाइकाट पता ना मोनोकाट पता है। किसान को पता है कि फसल में हमारे खरपतवार है, तो फसल का पेड़ लेके जाता है और खरपतवार का भी लेके आता है, और दुकान वाले दिखाता है कि देखो ये फसल है और ये खरपतवार है। अब तुम समझ लो कि कौन डाइकाट है कौन मोनोकाट है। डाइकाट फसल में क्या 2,4-D छिड़केंगे? नहीं छिड़केंगे, छिड़क देंगे फसल ही गायब हो जाएगी। तो कैसी फसल होनी चाहिए? मोनोकाट, और खरपतवार डाइकाट। वेरी गुड। आखिरी में आक्जिन क्या करवाएगा? जाइलम डिफरेंशिएशन, और क्या कराएगा? सेल डिवीजन। चलो हेडिंग डालो, जिब्रेलिन। सुने, जिब्रेलिन पहले तो रटने वाला सवाल है कि कितने जिब्रेलिन खोजे गए? तो 100 से भी ज्यादा। सवाल यह है कि कहां से आइसोलेट किए गए होंगे? तो जब हम डिस्कवरी पढ़ रहे थे तो फंजाई पढ़े थे, तो कहां से डिस्कवर किए गए होंगे, या फिर कहां से डिस्कवर किए गए या निकाले गए? हायर प्लांट। तो 100 से ज्यादा जिब्रेलिन आइसोलेट किए गए फंजाई से और हायर प्लांट से। तो जब 100 से ज्यादा होंगे तो नाम रखना पड़ेगा। तो इनका नाम GA1, 2, 3, G100 तक लिख डाले, ठीक। लेकिन जो GA3 है इसको टिक कर लीजिए। यही जिब्रेलिक एसिड मेन है, पहला डिस्कवर्ड जिब्रेलिन है। और जितने जिब्रेलिक एसिड है, नाम ही में एसिड है, तो करेक्टर कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब यहां से आता है इफेक्ट। इफेक्ट बस सीक्वेंस में याद रखिएगा, सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। जिब्रेलिन का असली काम है लंबाई बढ़ाना, स्टेम की, या एक्सिस भी कह सकते हो। अब जब स्टेम या एक्सिस की लंबाई बढ़ाएंगे तो जिब्रेलिन का इस्तेमाल
फिर खेती में किया जाएगा। कैसे? जैसे अंगूर का पेड़ है, जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा अंगूर लगेंगे। तो अंगूर की बेल का फैलाव अगर बढ़ाना चाहते हो तो जिब्रेलिन का छिड़काव कर दीजिए, लंबाई बढ़ जाएगी। गन्ने का जो पेड़ है स्टेम, उसी में तो शुगर स्टोर होती है। गन्ना लंबा होगा तो शुगर भी ज़्यादा होगी, गन्ना छोटा होगा तो शुगर भी कम होगी। तो रियल काम इनका लंबाई बढ़ाना है। अब लंबाई बढ़ती कैसे हो, जरा देखो। जैसे मान लेते कोई ये स्टेम है और स्टेम में वैसी जगह जहां से क्या निकलती है, लीफ निकलती है, उसका नाम क्या होता है? नोड होता है। तो बीच की जगह इंटरनोड। तो बस इंटरनोड की लंबाई बढ़ा दो। तो जैसे इंटरनोड की लंबाई बढ़ाओगे नेट लंबाई क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहला काम है लंबाई बढ़ाना। अब चाहे वो अंगूर के बेल की लंबाई बढ़ा लो, चाहे किसी फ्रूट की लंबाई बढ़ा लो, चाहे गन्ने के स्टेम की लंबाई बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा सवाल, ये क्या करता है? माल्टिंग की प्रोसेस को इनहेंस करता है। माल्टिंग क्या है? तो जो शराब बनाने वाली फैक्ट्री होती है उसको ब्रीवरी इंडस्ट्री कहते हैं, ब्रीविंग कहते हैं। तो जो ब्रीविंग इंडस्ट्री है उसमें माल्टिंग की प्रोसेस को ये क्या करता है? इनहेंस करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म में कई वैरायटी होती हैं, उसी में से एक वैरायटी है कोनीफर। तो जो कोनीफर हैं उनमें सीड का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, अर्ली सीड प्रोडक्शन करा देगा। अर्ली सीड प्रोडक्शन करा देगा तो यील्ड क्या है? जल्दी हो जाएगा। पर इतने ही क्वेश्चन हमको जिब्रेलिन में याद रखने हैं। यही लिखा हुआ है, देखो। इनका मुख्य काम है बढ़ा देना क्या? लेंथ। किसकी? एक्सिस। और इसी नाते इनका इस्तेमाल करो, बढ़ाओ क्या? लेंथ। किसका? ग्रेप स्टॉक का। और क्या बढ़ाओ? बढ़ा दो फ्रूट, जैसे एप्पल टू इलांगेट, और उसका शेप क्या करो? इंप्रूव कर लो। जिब्रेलिन यूज करेगा अगर स्प्रे कर दो किसके ऊपर? शुगर केन के ऊपर, तो बढ़ा देगा क्या? लेंथ। किसका? स्टेम। तो बढ़ जाएगा क्या? यील्ड। कितना? 20 टन। ये दो स्पेशल है। GA3 यूज टू स्पीड अप क्या? माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीवरी। जिब्रेलिन डिले करता है क्या? सेनिसेंस। ये एक स्पेशल पॉइंट बता, सुन लीजिए जरा। मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लांट है और उस पर्टिकुलर प्लांट में बहुत सारे फल लगे हैं। आप सिर्फ ये सोचिए, अगर सारे फल एक साथ पक के गिर जाएं तो क्या होगा? तो एक ही ऑप्शन है, किसान उन सारे फलों को उठाए मार्केट लेके जाए। तो मार्केट में ढेर सारे फल एक साथ पहुंच जाएंगे तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, मान लेते हैं कि 100 फल लगे, 10 आज पके, 10 आज बेच आए, 10 कल पके तो 10 कल बेच आए। तो काफ़ी दिनों तक धीरे धीरे बेचेंगे तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो फल हैं उनको पेड़ों पर रोक लेता है, डिले करता है सेनिसेंस, जिससे धीरे धीरे सारे फल पके तो मार्केट पीरियड क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो किसान का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो ये लाइन टिक कर लीजिए। जिब्रेलिन डिले करता है क्या? सेनिसेंस। फ्रूट बने रहेंगे कहाँ? पेड़ पर लंबे समय तक, तो एक्सटेंड कर जाएगी क्या? मार्केट पीरियड। सब क्वेश्चन है। मेन क्या है? लंबाई बढ़ाना। चाहे लेंथ की लंबाई बढ़ाओ, एक्सिस बढ़ाओ, चाहे स्टेम बढ़ाओ, चाहे एप्पल बढ़ाओ, चाहे शुगर केन बढ़ाओ, चाहे अंगूर बढ़ाओ, सब बढ़ाना ही है। जिब्रेलिन क्या डिले करेगा? सेनिसेंस। दो क्वेश्चन और है। किसमें? जुवेनाइल कोनीफर पे अगर आप स्प्रे कर दोगे तो बढ़ा देगा क्या? मैच्योरिटी पीरियड। तो ये टिक कर लो, पिछली बार आया है। अर्ली सीड प्रोडक्शन, जल्दी हो जाएगा। चिलगोजा इसी का एग्जाम्पल है कोनीफर में। जिब्रेलिन प्रमोट करेगा बोल्टिंग। अब ये बोल्टिंग क्या है? इधर देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये है नोड, ये है नोड। नोड पे क्या लगे होंगे? लीफ लगे होंगे। इंटर नोड की लंबाई बढ़ा देगा। कब? तो कहोगे फ्लावर आने से पहले। तो फ्लावरिंग से पहले इंटर नोड की लंबाई बढ़ा देने को क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। किसमें करेंगे? बीट में, या किसमें करेंगे? कैबेज में, या उस प्लांट में करेंगे जिसमें क्या होगा? रोजेट हैबिट। अब ये क्या होता है? तो जहां ढेर सारे नोड, देखिए एक नोड ये है,
इसके जस्ट बगल में एक नोड और है, यहां से पत्तियां लगी हैं और फिर यहां से पत्तियां लगी हैं। कभी पत्ता गोभी खरीद के लाए हो? लगता है एक ही जगह से सब निकल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां छोटे छोटे नोड होते हैं। तो नोड की लंबाई बढ़ा, सॉरी इंटर नोड की लंबाई बढ़ा दो, उसी को क्या कहते हैं? बोल्टिंग। ऐसे कोई भी पौधा जिसमें जैसे मान लेते इधर लीफ लगी, इधर लीफ लगी, इधर लगी, इधर लगी, इधर लगी, इधर लगी, फिर बगल में और फिर लगी, ऐसे तो ढेर सारी लेयर लगी होती हैं। रोज में देखो ध्यान, ढेर सारी लेयर लगी होती है, उसी को क्या कहते हैं? रोजेट हैबिट कहते हैं। तो रोजेट हैबिट वाले पौधों में इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने को क्या कहते हैं? बोल्टिंग। इंटरनोड इलांगेशन कब करना है? फ्लावरिंग के पहले की बाद? पहले करना है, इसी को क्या कहते हैं? बोल्टिंग। तो कितने क्वेश्चन जिब्रेलिन में मिले? सिर्फ लंबाई याद रखेंगे। किसकी किसकी लंबाई बढ़ाओगे? एक्सिस, ग्रेप स्टॉक, फ्रूट लाइक एप्पल और शुगर केन, इनकी सबकी लंबाई बढ़ाओगे। और क्या करोगे? माल्टिंग और बोल्टिंग। माल्टिंग ब्रीवरी इंडस्ट्री और बोल्टिंग ये पढ़ लिए। एक बचा क्या? डिले करेंगे क्या? लीफ सेनेसेंस। उसके फायदा क्या होगा? मार्केट पीरियड बढ़ जाएगा। आखिरी हार्मोन, कहां चला गया भाई? चलो कोई बात है, हेडिंग डालो। होना तो चाहिए था, कोई बात नहीं। साइटोकाइनिन। हाँ, बहुत देर से तुम लोग दुखी थे। हाँ, अब हम ही लिखते हैं। देखो सुनो, सुनते चलेंगे लिखते चलेंगे। पहला सवाल यह है कि साइटोकाइनिन हार्मोन की डिस्कवरी किस हार्मोन के फॉर्म में हुई और इसका नाम साइटोकाइनिन क्यों है? तो नाम ही से पता चल रहा है इसका स्पेसिफिक इफेक्ट है। कहां? साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन। दूसरा सवाल, ये डिस्कवर हुआ किस फॉर्म में? तो कहोगे काइनेटिन। जैसे बोलोगे काइनेटिन से एग्जामिनर पूछेगा ये है क्या, तो कहोगे ये मॉडिफाइड है फॉर्म इसका। तो चाहे क्या कह दो एडेनिन और चाहे क्या कह दो प्यूरिन। निकाले कहां से, ये इंपॉर्टेंट है। जरा रुक जाओ। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक व्यक्ति का ऑपरेशन जब कर लेते हैं तो दूसरे का ऑपरेशन करने से पहले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है। जिस मशीन में स्टरलाइज करते हैं उसको ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव एक मशीन है जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई रखा जाता है, तो उस हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव सामान्य बैक्टीरिया नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान सुनिएगा, एक फिश है जिसका नाम है हेरिंग फिश। हेरिंग फिश का स्पर्म लिया गया, स्पर्म का डीएनए लिया गया और उसी से क्या आइसोलेट किया गया? काइनेटिन। बस ऑटोक्लेव करने के बाद, तो एनसीईआरटी में लिखा है ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, तो कहां से आया? फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। अब सवाल यह है कि पढ़ रहे हो प्लांट हार्मोन, निकाल रहे हो एनिमल से, तो ढूंढना कहाँ चाहिए? एनिमल में ढूंढना चाहिए। ये खास बात है, काइनेटिन नहीं पाया जाता है। नॉट फाउंड नेचुरली इन किसमें? प्लांट। लिखते चलेंगे। फिर तीसरा सवाल है, सारे वैज्ञानिक परेशान हैं कि प्लांट में तो मिल नहीं रहा है,
तो इसको प्लांट में खोज रहे हैं, तो खोजते खोजते काइनेटिन तो मिला नहीं, एक दूसरा केमिकल मिल गया जो सेल डिवीजन को बढ़ावा दे रहा था, उसका नाम जिएटिन है। उसका नाम जिएटिन क्यों रखा गया? उसका नाम जिएटिन क्यों रखा गया? तो जो जियामेज से खोजा जाए, जो जियामेज से खोजा जाए उसका नाम जिएटिन। अभी जियामेज क्या है? ये मक्का है भैया। जियामेज क्या है? मक्का है। तो जो मक्के से खोजा गया उसका नाम मक्केटिन, या तो क्या रख देंगे, जो जियामेज से खोजा गया उसका नाम जिएटिन। लिखो, खोज की जा रही है, किसकी? सर्च की जा रही है नेचुरल साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस। जब ये खोज रहे थे तो क्या मिल गया? आइडेंटिफाई किया गया जिएटिन को। कहां से? तो कहोगे कॉर्न कर्नल। कर्नल की मेजर हैं? ये वाले कर्नल नहीं है। कौन से वाले कर्नल हैं? तो ध्यान से सुनो, जो मक्के का दाना है, मक्के के दाने को प्रेस करें तब जब बहुत कच्चा हो, इतना कच्चा हो, उसको प्रेस करें तो मिल्की व्हाइट फ्लूइड निकलेगा। मक्के के दाने के अंदर के मिल्की व्हाइट फ्लूइड को ही कहते हैं क्या? कार्न कर्नेल। तो कोकोनट में भी होता है कोकोनट कर्नेल। कच्ची गरी को क्या कहते हैं? कोकोनट कर्नेल कहते हैं। तो कार्न कर्नेल से भी मिला और कोकोनट मिल्क। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मक्के का कर्नेल और कोकोनट के मिल्क से क्या मिला? तो कहोगे जिएटिन। उसके बाद बहुत सारे अदर नेचुरल साइटोकाइनिन फिर आइसोलेट किए गए। लिख लिया? बढ़े आगे? अब साइड में लिखो फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। पहला सवाल यह है कि ये ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसी नाते ये कहां से प्रोड्यूस होगा? ग्रोइंग पार्ट से बनेगा। अब ग्रोइंग पार्ट कौन सा हो सकता है? तो सूट बड हो सकता है, रूट का एपेक्स हो सकता है, या कोई यंग फ्रूट भी हो सकता है, वहीं से तो निकलेगा। और क्या करेगा? प्रमोट करेगा सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में सिर्फ डिवीजन ही होता है, साइटोकाइनेसिस भी तो होती है। तो सेल डिवीजन कराएगा, ग्रोथ करवाएगा। इधर देखिए जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई स्टेम है, स्टेम कटिंग, ठीक है।
इसको मिट्टी में लगा दिया तो नीचे क्या निकलेंगी, रूट्स निकलेंगी, और ऊपर क्या आएंगी, ऊपर यहाँ शूट्स बनेगा। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा कौन है जो रूट बनवाता है और कौन है जो सूट बनवाता है। तो रूट बनवाता है ऑक्जिन और सूट बनवाता है साइटोकाइनिन। तो सूट को सी से याद रखिएगा, सी से साइटोकाइनिन और सी से क्या हो गया, सूट। तो जो याद ना है वो क्या है, रूट। तो कौन रूट बनवाएगा, कौन सूट बनवाएगा, ऑक्जिन बनवाएगा रूट और साइटोकाइन बनवाएगा सूट। तो ये लिख लो। अब जब सूट बनवाना होगा तो नई पत्तियां नहीं बनवाओगे, तो साइटोकाइनिन का काम है प्रोड्यूस न्यू लीफ। अब जब नई पत्तियां बनाओगे तो उसके अंदर मीजोफिल सेल बनाना पड़ेगा, तो क्लोरोप्लास्ट भी तो बनाना पड़ेगा। तो न्यू लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस। और क्या कराएंगे, पीछे बता के आए अभी, एपिकल डोमिनेंस कौन कराता है, ऑक्जिन। ये उसका पक्का विरोधी है, तो ये ओवरकम करेगा। एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या करेगा, प्रमोट लेटरल बड। एक स्पेशल क्वेश्चन याद रखिएगा, एक शब्द है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस शब्द का मतलब यहां ये होता है कि जहां से सूट ना निकलना हो वहां से सूट आ जाए। एग्जाम्पल समझ में आएगा, ब्रायोफिल्लम का नाम सुने हो, ब्रायोफिल्लम एक प्लांट है, उसकी जो लीफ है अगर वो मिट्टी के संपर्क में आ जाती है तो वहीं से नया पौधा बन जाता है। इसको एडवेंटिशियस ग्रोथ कहते हैं। तो एडवेंटिशियस का मतलब जहां से ना निकलना हो वहां से निकल आए। तो एडवेंटिशियस सूट का फॉर्मेशन तो कौन करवाएगा, तो आंसर क्या देंगे, यही लेटरल सूट या एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन। आखिरी काम, देखो ये मान लेते प्लांट है और ये उसकी लीफ है। लीफ बुढ़ी हो गई है, अच्छा बुढ़ा हो गया है मतलब पुरानी हो गई है। लीफ अगर पुरानी हो गई है तो इसका मतलब ये है कि इनकी विदाई का वक्त आ गया है। विदाई का मतलब ये है कि यहाँ से अलग हो जाएंगे और प्लांट से अलग होकर मिट्टी में गिर जाएंगे। तो किया ये जाता है कि इनके अंदर जितने न्यूट्रिएंट हैं उन सब को वापस ले लिया जाए और किसको दे दिया जाए, किसी यंग बड को दे दिया जाए। इस घटना को कहते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। घर में जैसे मान लो कोई मरने वाला है तो उससे पहले सारी प्रॉपर्टी छीन लीजिए, बिल्कुल वही हाल है यहाँ। क्या पत्ती गिरने वाली है, उसको बचाने में नहीं लगे हैं, उनसे छीनने में लगे हुए हैं। तो यहाँ से क्या कर लिया जाएगा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। फायदा ये होगा कि थोड़ा उसका सेनिसेंस डिले हो जाएगा। तो ये क्या करा देते हैं, लास्ट ईयर आया है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, और इससे क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा लीफ सेनिसेंस। चलो एनसीईआरटी ओपन करो, यहां से हाईलाइट करना है। ऑक्जिन कहां से लाए, ग्रीक, मतलब क्या है, टू ग्रो। पहली बार आइसोलेट कहां से हुआ, ह्यूमन यूरिन। टर्म ऑक्जिन किसके लिए है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड या बाकी नेचुरल और सिंथेटिक। ये जनरली कहाँ बनते हैं, तो ग्रोइंग इंड बनते हैं, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट। और यहाँ से क्या करेंगे, माइग्रेट, कहाँ जाएंगे, जहाँ काम करना होगा। ये टिक करो, चाहे IAA हो और चाहे IBO हो, ये कहाँ से निकाले गए, प्लांट से।
अगर निकाले गए तो इसका मतलब नेचुरल हुए, जबकि NAA और 2,4-D ये क्या है, सिंथेटिक। सारे ऑक्सिन इस्तेमाल किए जाते हैं कहाँ, तो आंसर देंगे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में इथाइलिन का भी रोल है और जिब्रेलिन का भी रोल है। इसका इस्तेमाल करेंगे रूटिंग इन स्टेम कटिंग, इसी नाते इसका बढ़िया इस्तेमाल करेंगे कहाँ, प्लांट प्रोपेगेशन। ऑक्जिन प्रमोट करेगा क्या, फ्लावरिंग, किसमें, पाइनएप्पल। ये प्रिवेंट करेंगे फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, कब, लास्ट ईयर आया अर्ली स्टेज, लेकिन प्रमोट कर देगा क्या, एब्सेशन का मतलब गिर जाना, किसका, ओल्डर एंड मैच्योर लीफ। ज़्यादातर हायर प्लांट में जो एपिकल बड है वो इनहिबिट करेगी ग्रोथ किसकी, लेटरल बड। इस फिनोमेना का नाम एपिकल डोमिनेंस। हल क्या है, रिमूव कर दो क्या, सूट टिप। घटना कौन सी, डीकैपिटेशन। रिजल्ट क्या होगा, ग्रो कर जाएगी लेटरल बड। इसका बढ़िया इस्तेमाल कहाँ करोगे, टी प्लांटेशन या कहाँ, हेज मेकिंग। कह रहा एक्सप्लेन करो व्हाई। अरे तो व्हाई क्या है, जब बड रिमूव ही हो गई है तो वहाँ से ऑक्जिन आएगा नहीं, तो एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा। ऑक्जिन इंड्यूस क्या, पार्थिनो कार्पी। और पार्थिनो कार्पी किस में कराओगे, टोमेटो। हमने एक और लिखा दिया था, ये इस्तेमाल होते हैं एज ए हर्बिसाइड। कौन, 2,4-D किसको किल करेगा, डाइकाट। किसको नहीं मारेगा, मैच्योर मोनोकाट। इसी नाते इसका इस्तेमाल गार्डनर करते हैं किसके लिए, वीड फ्री लान। ऑक्जिन जाइलम डिफरेंशिएशन कराएगा, सेल डिवीजन। जिब्रेलिन सब पढ़ चुके हो। कितने निकाले गए, 100 से ज़्यादा। कहाँ से, फंजाई और हायर। नाम 1, 2, 3 कुछ भी रखो, लेकिन मेन कौन सा है, GA3। यही पहला जिब्रेलिन डिस्कवर्ड है। सभी जिब्रेलिन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या देते हैं, बहुत सारा इफेक्ट है, जैसे टिक करो, एबिलिटी टू इंक्रीज द। इसी नाते इसका इस्तेमाल करके क्या बढ़ा लेते हैं, इसका इस्तेमाल करके क्या बढ़ा लेते हैं, एप्पल, और उसका शेप इंप्रूव कर लेते हैं। ये डिले करेगा क्या, सेनीसेंस। इसी नाते फ्रूट बने रहेंगे कहाँ, पेड़ पर। मार्केट पीरियड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इनका इस्तेमाल करके स्पीड करेंगे क्या, माल्टिंग प्रोसेस। इन कौन सी इंडस्ट्री, शुगर केन, गन्ना। क्या स्टोर करता है, शुगर स्टोर करता है कहाँ, लीफ में, स्टेम में। तो उसके ऊपर छिड़काव कर दो जिब्रेलिन का, तो क्या बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, कितना, 20 टन। स्प्रे कर दो किसके ऊपर, किसके ऊपर, ये याद रखिएगा, जुवेनाइल कोनिफर। तो बढ़ जाएगा क्या, तो जल्दी क्या मिलेगा, सीड। प्रमोट करेगा क्या, बॉल्टिंग। बॉल्टिंग किस में प्रमोट करेगा, बीट में, कैपेज में या रोजेट। इसका मतलब क्या है, इंटरनोडल इलांगेशन। साइटोकाइनिन स्पेसिफिक इफेक्ट है कहाँ, डिस्कवर हुआ कैसे, काइनेटिन। है क्या, एडेनिन या प्यूरिन। कहाँ से निकला, ये टिक करो, क्या लिखा है, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA। नहीं पाया जाएगा प्राकृतिक रूप से किसमें, प्लांट। फिर सर्च की गई कि कोई मिल जाए साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी वाला, तो मिल क्या गया, बस कहाँ से मिला ये बताओ, और कहाँ से मिला। जब इसकी डिस्कवरी हो गई तो घर घर खोज होने लगी, और बहुत सारे मिल गए, नेचुरल और सिंथेटिक, जो क्या कर रहे थे, सेल डिवीजन की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे थे। नेचुरल साइटोकाइनिन कहाँ बनेंगे, तो भैया उसी जगह बनेंगे जहां तेजी से क्या हो रहा होगा। अब वो चाहे क्या हो, चाहे क्या हो, सूट एपेक्स चाहे क्या हो, यंग फ्रूट। ये प्रोड्यूस करेगा नई पत्तियां, तो पत्तियों में क्या बनवाओगे, और क्या कराएगा, लेटरल सूट ग्रोथ, और क्या कराएगा, एडवेंटिशियस सूट ग्रोथ। ये क्या खरबड़ खत्म कर देता है, तो एपिकल डोमिनेंस। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट
मोबिलाइजेशन तो मदद करेगा किसमें, हेल्प इन डिले इन लीफ सेनेसेंस। एपिकल डोमिनेंस के मामले में ऑक्जिन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। बस यही तक पढ़ते हैं।